Hello friends, today we shall be discussing about drain of wealth यानी धन का बहिर्गमन. So first we will try to understand what is drain of wealth. इसका मीनिंग क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले हम ये समझें कि हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और स्पेशली उसमें जो कॉलोनियल रूल है उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था. यानी ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट जब उन्होंने इंडिया के अंदर अपना कॉलोनी स्टैब्लिश किया तो उनके दिमाग में क्या चीज़ थी, किस लार्जर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेटअप किया, पॉलिसीज़ बनाई. इसी चीज़ को हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी से समझने की कोशिश करेंगे. ड्रेन ऑफ वेल्थ का सीधा सा सामान्य अर्थ ये है कि यूनिलैटरल ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन रिटर्न ऑफ विच इंडिया डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट. यानी भारत से ब्रिटेन को धन का एक तरफा प्रवाह, जिसके बदले में भारत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ना तो कॉमर्शियल, ना ही इकोनॉमिक और ना ही किसी प्रकार का मटेरियल गेन हो रहा था. इसी को हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं. और इंडिया की जो पॉवर्टी है, 200 सालों की जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर ने हमारे ऊपर जो शासन किया, उसका सबसे जो एडवर्स कंसिक्वेंस है, जो दुष्परिणाम है, वो क्या है, भारत की गरीबी. तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है और ये मॉडर्न इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जैसे हिस्टोरियंस ने, इकोनॉमिस्ट ने इनके बारे में बातचीत करना शुरू किया. उन्होंने कई सारे लेख लिखे, जैसे ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनकी एक बुक है. उसी तरीके से उन्होंने कई एसेज लिखे, इंडिया डेड टू इंग्लैंड वेंस. तो इस तरीके से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हाईलाइट किया. लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो कि एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है आर.पी. दत्त, रजनी पाम दत्त, उनकी बुक है इंडिया टुडे, जिसने कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है उसको बहुत ही सिस्टमैटिक एनालाइज किया है और उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे. तो जो हमारा आज का चर्चा है वो आर.पी. दत्त की बुक इंडिया टुडे के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे कि उन्होंने भारत से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है उसके 3 क्लियर कट फेज गिनाए हैं और कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है उसको भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है. तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा फेज है. ड्रेन ऑफ वेल्थ के जो 3 फेज है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. जो पहला फेज है उसको उन्होंने मर्केंटलिस्ट फेज कहा है. व्यापारवाद का दौर था और ये मर्केंटलिस्ट फेज इंडिया में इमीडिएटली 1757 से स्टार्ट हो गया. यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद जैसे ही उन्होंने, अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अपना डिफेक्टो रूल स्टैब्लिश किया, वैसे ही शुरू हो जाता है. और दूसरा ये 1830 तक चलेगा. सेकंड फेज को कहा गया है लेसेस फेयर या फ्री ट्रेड. लेसेस फेयर या इसे हम फ्री ट्रेड भी कहते हैं. ये पीरियड 1813 से लेकर 1860 तक चलेगा. और तीसरा है फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म, जो कि 1860 से 1947 तक कंटिन्यू रहेगा. अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये मर्केंटलिस्ट फेज, लेसेस फेयर और फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म. मर्केंटलिस्ट फेज यानी व्यापारवाद का जो दौर है वो इंडिया में प्रोमिनेंटली 1757 से दिखाई देता है. तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं. इंडिया में कैसे ब्रिटिशर्स ने मर्केंटलिस्ट फेज में ड्रेन ऑफ वेल्थ को एग्जीक्यूट किया. तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर कई सारी यूरोपियन कंपनीज ट्रेडिंग के लिए आई थी और उसमें
जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ब्रिटेन की एक ही कंपनी थी जो इंडिया के अंदर व्यापार कर रही थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसे हमने देखा है कि जो ब्रिटिश चार्टर दिया गया, क्वीन ने जो चार्टर दिया 1600 में, उसमें ईस्ट के साथ ट्रेड में मोनोपोली दी गई है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत में दूसरी भी कंपनी है, डच है, पोर्चुगीज इससे पहले ही निकल चुके हैं, और डच है, ब्रिटिश है, देन फिर फ्रांसीसी है। तो वैसे में मर्केंटलिस्ट फेज का फायदा उनको तब मिलेगा जब वो इंडियन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली स्टैब्लिश कर ले, और इसके लिए वो अपने कॉम्पिटिटर्स को रिमूव करेंगे। तो अगर आपको रिकॉल कराऊं मैं, तो बैटल ऑफ बेदारा में उन्होंने डचों को डिफीट कर दिया। उसके बाद फिर उनके एक और राइवल रह गए, वो है फ्रांसीसी। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से, 3 एंग्लो फ्रेंच राइवलरी से उन्होंने डचों का कंपटीशन रिमूव कर दिया। कुल मिलाकर इंडिया के अंदर इकलौता ओनली 1 कंपनी इज देयर, और वो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत के साथ यूरोपियन ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रही है। अब सवाल ये है कि ट्रेड में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उनको क्या करना होगा? तो उन्होंने उनको जो इंडिया में गुड्स है, जो सामान जो खरीद कर वो ब्रिटेन में बेचना चाहते हैं या यूरोप में बेचना चाहते हैं, उसको सस्ते से सस्ता खरीदना पड़ेगा। और इसी वजह से उन्होंने इंडिया के अंदर एक पॉलिटिकल पावर की तरीके से अपने को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। इससे पहले भी ट्राइपार्टाइट ट्रेड की हम लोग बात कर सकते हैं, जहाँ पे कि ब्रिटेन को ऑलरेडी काफ़ी सारा लॉस हो रहा था, गोल्ड फ्लो इंडिया में हो रहा था। तो ये जो मर्केंटलिस्ट फेज ने उनको कंपेल किया कि वो इंडिया में एक पॉलिटिकल रूल स्टैब्लिश करे, और 1757 में बाय ट्रीचरी दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ काइंड ऑफ रूल ओवर बंगाल। और बंगाल उस समय काफ़ी बड़ा स्टेट था, और बंगाल के रिसोर्सेज को उन्होंने क्या है यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। बंगाल के ट्रेडर्स को उन्होंने डराया धमकाया, कई तरीके से जो दस्तक्स का मिसयूज किया, और समहाउ ट्रेड के ऊपर उन्होंने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली, और इस तरीके से यूनिलेटरली ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडिया में होता है। यानी इंडिया की रेवेन्यू से 1757 में बंगाल की रेवेन्यू उनके हाथ में लग गई। फिर हम देखते हैं 1765 में उन्होंने बंगाल के अंदर एक डुअल गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश कर लिया। तो समहाउ बंगाल की रेवेन्यू पर उनका कंट्रोल हो गया, और उसी रेवेन्यू से वो इंडियन गुड्स को परचेज कर रहे हैं और इंडिया से बाहर ब्रिटेन भेज रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे ऑपरेटेड। ये उनका मोडस ऑपरेंडी था 1757 से लेकर 1813 में। लेकिन बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटेन के अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फ्लरिशिंग हो चुका था। 1750s ऑनवर्ड्स ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, और इसीलिए ब्रिटिश फैक्ट्री के जो सस्ते बने हुए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे, स्पेशली कपड़े और दूसरी चीजें, उनको इंडिया सेल करना था। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसे हम क्या कहते हैं, लेसेस फेयर। अब इस चीज को अगर आप ब्रिटिश पॉलिसी से देखेंगे तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट के तहत उन्होंने क्या बदलाव किया, इंडिया के ट्रेड को दूसरे ब्रिटिश सब्जेक्ट के लिए ओपन कर दिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। सिर्फ चाइना और ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी, इन 2 चीज़ों पर क्या है उन्होंने मोनोपोली रखी। बाकी सारी चीज़ों के लिए ब्रिटिश सब्जेक्ट को ओपन कर दिया। कहने का मतलब है सभी के लिए ब्रिटिश सामान बेचने के लिए भारत के दरवाजे को खोल दिया। और यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इंडिया के मार्केट को वो एक रॉ मटेरियल के सोर्स की तरीके से क्या है डेवलप करेंगे, जहाँ पे कि इंडिया कॉटन सप्लाई करेगा, इंडिगो सप्लाई करेगा, स्पाइसेस सप्लाई करेगा। यानी इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो ब्रिटेन से इंडिया की तरफ आ रहा है। सो ये सेकंड फेज है जहां पे भी इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन
की पॉलिसी को वो अडॉप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया और इसकी जगह पे इंडिया के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए उन्होंने फ्री ट्रेड स्टैब्लिश कर दिया। फ्री ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पे कि ट्रेड बैरियर्स नहीं होते हैं, और एक तरफ ब्रिटेन जो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और दूसरी तरफ इंडिया जो कि अभी भी पुराने तौर तरीके से, मिडिवल तरीके से क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट करता था। तो वैसे में जो इंडियन कारीगर हैं, जो इंडियन आर्टिशंस हैं, उनकी जो लाइवलीहुड है वो सफ़र करती है और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही वाइप आउट हो जाता है और उसकी जगह पे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड ने अपने आप अपनी जगह को सिक्योर कर लिया, और ये आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें क्रिएट करता है। यानी इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए था वो इंडस्ट्रियल बेस ख़त्म हो गया। जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस थे अब वो लोग क्या है, गांव चले गए और वो लोग खेती करने लगते हैं। इससे एग्रीकल्चर के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन 1860s तक आते आते क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले ब्रिटेन तक लिमिटेड था, अब वो जर्मनी भी चला गया, फ्रांस भी चला गया, अमेरिका भी चला गया, और इससे अलग अलग कॉलोनीज में इंटेंस कंपटीशन डेवलप होने लगा। तो वैसे में ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट ने एक नया तरीका अपनाया जहां पे कि कॉलोनीज को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। यानी 1850s और 60s में आप देखेंगे रेलवेज डेवलप होता है, टेलीग्राफ डेवलप होता है इंडिया में, रोडवेज डेवलप होता है, एयरपोर्ट्स डेवलप होता है। ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं इसी दौर में शुरू होते हैं। उसके लिए जो कैपिटल है वो ब्रिटेन से आ रहा है, और ऐसे हाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉस्ट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फंडिंग वहाँ के इंपेरियलिस्ट करते हैं और उनके ऊपर उनको एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। इस तरीके से वो फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म को प्रमोट करते हैं, और ये 1947 तक कंटिन्यूड रहा। और इस तरीके से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से असल में इंडिया को बहुत लंबे समय तक क्या है एक्सप्लॉइट करता रहा, और फाइनली जब वो यहाँ से गए तो इंडिया क्या था, इंडिया वॉज इन अ कंडीशन जहाँ पे कि ना तो हमारे पास कोई ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, और जो पॉवर्टी थी वो रैम्पेंट थी। सो इसी स्ट्रक्चर से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दे एक्सप्लॉइटेड, व्हाट वर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया। इसके अलावा भी कई सारे चार्जेस हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर, जैसे कि होम चार्जेस है, ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ इन्वेस्टमेंट इन ब्रिटेन, ऐसे कई सारे चार्जेस हैं। लेकिन प्राइमरी इस जो ये स्ट्रक्चर है इससे हम समझ पाते हैं कि कैसे ब्रिटेन ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के थ्रू अपनी इकोनॉमिक एम्बिशन को इंडिया में एग्जीक्यूट किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।